बीती रात गाजा के अंदर बहुत जबरदस्त बमबारी इजराइल ने करी। खबर है कि 450 बम गाजा के ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने बीती रात गिराए। वहीं गाजा के अंदर हमास के बड़े कमांडर्स भी मारे गए और इजरायली फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया कि अब गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और उनकी टुकड़ियां अब मेडिटेरेनियन सी तक उनकी पहुंच हो गई है और अब नॉर्थ गाजा अलग और साउथ गाजा अलग हो गया है। वहीं एक न्यूज़ चैनल दैट इज इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल का ये कहना है कि इजरायली स्पेशल फोर्सेस अब गाजा शहर के अंदर घुसकर टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं हमास के लीडर्स की, और मिशन कंप्लीट होने के बाद ये वापस अपनी लाइंस, अपनी जो फ्रंट लाइन है उसके पीछे पहुंच रहे हैं। उधर बहुत भारी लड़ाई गाजा के हमास आतंकवादियों और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में चल रही है। अरब मुल्क और कई सारे लोग सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात हो रही है और एंथनी ब्लिंकन ने ह्यूमैनिटेरियन पॉज को खारिज करते हुए कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा हमास रीग्रुपिंग की कार्रवाई करने में उठा सकता है, जो कि इस लड़ाई के मकसद को डिफीट कर देगा। अब सवाल ये होता है कि जितने भी अरब मुल्क हैं और जो भी ये आवाज़ें हैं जो कह रही हैं कि सीज फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए लड़ाई के अंदर, तो मेरा ये सवाल है कि ये ऐसा क्यों नहीं कहते कि जितने भी इजरायली बंधक हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए और सीज फायर किया जाए। अब ये अगर इस तरीके से कहें तो ये पूरा स्टेटमेंट सही बनता है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि सीज फायर कर दिया जाए, बहुत सारा जान माल का नुकसान हो रहा है, ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि जब इजरायली सेना ने और इजराइल ने ये कह दिया था कि आप गाजा सिटी को खाली कर दें और दक्षिण में चले जाएं, तो क्यों इतने सारे सिविलियंस अभी भी गाजा शहर के अंदर मौजूद हैं? एक खबर के मुताबिक तकरीबन 3 लाख के करीब गाजा शहर के अंदर फिलिस्तीनी लोग मौजूद हैं। कितने इसमें हमास के हैं कितने नहीं हैं ये आप कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो एक अंदाजे से हमास सिर्फ 40,000 की स्ट्रेंथ का है, लेकिन ये कहना बिल्कुल दावे के साथ मुश्किल है कि ये 40,000 ही है या उससे ज़्यादा है या अधिक है। अब तीसरा सवाल, इजराइल की हमलों में यह दावा किया जा रहा है कि अभी तक 10,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मैं पर्सनली मेरे को बड़ा दुख है इस बात को लेकर कि बहुत सारे मासूम बच्चे और सिविलियंस मारे गए हैं। ये बड़ा दुखद है, लेकिन लड़ाई में इस तरीके की घटनाएं होंगी और इस तरह की घटनाएं ना घटें, ये दायित्व होता है लीडरशिप का। अगर हमास की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि वो एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई इजराइल के अंदर करेगा और 1,500 के करीब लोगों को मार देगा, 250 के करीब लोगों को बंधक बना देगा, तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और इन सबको मालूम है कि इजराइल जब जवाबी कार्रवाई करता है तो कैसी जवाबी कार्रवाई करता है। तो क्या इन लोगों ने ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करी थी? अगर फैक्टर इन करी थी और उसके बावजूद इन्होंने ये कार्रवाई करी, तो दैट मीन्स हमास लीडरशिप इनसेंसिटिव है, अपने नागरिकों के प्रति उनकी सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध नहीं है और जेन्युइन लोग बिल्कुल कतई नहीं हैं। बहरहाल, तो तीसरा सवाल ये है कि यमन के अंदर सऊदी अरेबिया ने एक आंकड़े के मुताबिक 1.5 लाख मुसलमानों को मारा।
लाखों बच्चे, हजारों बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, मासूम मारे गए। ये नफरी है 1.5 लाख की। वहीं सीरिया के अंदर असद ने, कहा जाता है, अगेन कहा जाता है कि तकरीबन 2 लाख तक मुसलमान उन्होंने मार दिए। 2 लाख। अब ये जो तीसरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो ये है कि इनके खिलाफ क्यों नहीं आवाजें उठती, क्यों नहीं इस्लामी मुल्क लामबंद होते, क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस में इसके ऊपर चर्चा होती, क्यों नहीं इनके ऊपर वोटिंग होती और वोटिंग का प्रचार प्रसार होता, सवाल पूछे जाते और एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाने का प्रयास किया जाता। ये ऐसा क्यों नहीं होता? ये एक बड़े अचंभे की बात है। हमारे नेबरहुड में, पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख अफगानी शरणार्थियों को निकाला जा रहा है। जो रजिस्टर्ड अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान में है शायद वो तकरीबन 2 लाख तक ही हैं। तो आप मान के चलिए कि 15 लाख शरणार्थियों को बाहर निकाला जा रहा है, वो भी मुसलमान हैं। उस विषय पे क्यों नहीं बात हो रही? क्यों नहीं ये अरब मुल्क एक साथ लामबंद हो रहे? क्या क्या मजबूरी है? तो ये तीसरा सवाल जो मैंने पूछा है ये बहुत अहम है। इसका जवाब मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए कि इसके पीछे क्या खेल है। अब चौथा सवाल ये है कि क्लेरिक्स ने, जो धर्म गुरु हैं, जो रिलीजियस प्रीचर्स टीचर्स हैं, उन्होंने कहा है कि लेबनान को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। तो ऐसी समझाइश क्यों दी जा रही है? इसका जवाब तो खैर मैं ही दे देता हूं। वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि इनको पता है कि अगर हम हिजबुल्लाह की तरफ से हमले ज़्यादा तेज़ हो गए और इजराइल ने कह ही दिया है कि लेबनान की तस्वीर बदली हो जाएगी अगर हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर जंग थोपी तो तस्वीर क्या बदली होगी? लेबनान भी गाजा की तरह हो जाएगा। लाखों लोगों को वहां से पलायन करना पड़ेगा, सीरिया में जाके शरण लेनी पड़ेगी और तहस नहस हो जाएगी। ये लोग, और लेबनीज बिल्कुल नहीं चाहते, हिजबुल्लाह के ऊपर ये प्रेशर है, लेबनीज बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह इस तरीके से उनकी धरती का दुरुपयोग करे। अब हिजबुल्लाह अगर थोड़ी सी भी कार्रवाई करता है तो मेरे को, और मेरा ये मानना है और मेरी ये थॉट प्रोसेस है कि लेबनान को इसकी सजा ना दी जाए। जो हमास के डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ बिल्कुल उसको बराबर कर दिया जाए, लेकिन ईरान को टारगेट करके और ईरान को एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया जाए, उनकी आयतुल्ला फौज को एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज देने की आवश्यकता है। अब ये तो रहे 4-5 सवाल जो मैंने पूछे, एक का जवाब तो मैंने खुद ही दिया। अब लड़ाई के मैदान पर चलते हैं कि वहाँ पर रणनीति क्या होगी। देखो, बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि हमास के 300 मील लंबे टनल नेटवर्क को इजरायली सेना कैसे ध्वस्त करेगी, कैसे अपने बंधकों को ढूंढेगी और उनको निकाल के छुड़ाएगी। ये सोच के भी कि ये कैसे होगा कपकपी छा जाती, क्योंकि इट इज़ सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, वो खबर की बात करी कि 450 बम वायुसेना ने गिराए हैं और 450 बम ये GBU कैटेगरी के बॉम्ब्स हैं जो ग्राउंड में धंस कर फटते हैं। बहुत भारी बम है और इतनी भारी बमबारी जब से गाजा का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये पहली बार हुई है। यानी कि अब इंटेंसिटी इस बम्बार्डमेंट की बढ़ती चली जा रही है और हम अभी सिर्फ एयरफोर्स की बमबारी की ही बात कर रहे हैं। इसमें हैवी आर्टिलरी फायर उसकी तो जिक्र ही नहीं हो रहा और उससे छोटे फायर की तो बात ही नहीं हो रही कि मोटर फायर हो रहा है, टैंक का डायरेक्ट फायर हो रहा है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एयरफोर्स के हैवी बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब इन बॉम्ब्स की बात हो रही है तो इनका वज़न जो है 1000
से 4,000 किलो तक का ये वजन है। अलग अलग कैटेगरी के बॉम्ब्स हैं और इनका प्रयोग हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा? आगे मेरे हिसाब से आईडीएफ टनल्स में नहीं घुसेगी और टनल्स में घुसना उसका बनता भी नहीं है। बमबारी जो ठिकानों के बारे में उनको पता लगता रहेगा उसके ऊपर बमबारी होगी और इतना ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन है उस इलाके के अंदर कि सिविलियंस लोग इस स्ट्रेन और स्ट्रेस की बदौलत इजरायलीज की मदद कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं आएंगे कि वो आके और मदद करेंगे। आई एम श्योर इजरायलीज ने बहुत सारे गाजा के लोगों को पकड़ लिया होगा, बहुत सारे हमास के फाइटर्स को भी पकड़ा होगा जिसकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। इनका इंटरोगेशन होगा, इनसे बहुत ज़बरदस्त जानकारियां मिलेंगी और तभी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और किसी भी हालत में ये टनल्स के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। टनल्स को ध्वस्त भी नहीं करेंगे उस तरीके से, क्योंकि इजरायली बंधक जो हैं उनकी खबर यही लग रही है कि वो इन टनल्स में अलग अलग जगह छुपाए गए हैं। तो इस तरीके से इंट बेस्ड ऑपरेशंस चलेंगे और बमबारी भीषण होगी, जिससे कि एक स्ट्रेस और एक प्रेशर एक पॉपुलेशन के ऊपर बनाया जा सके, जिससे लोग टूट कर और जानकारियां दें और उसके एवज में अपनी जिंदगी को बचाने की का प्रयास करें। तो ये एक कार्रवाई मेरे को लगती है कि इस तरीके की कार्रवाई वहाँ पर हो रही होगी। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि अभी वॉर का विस्तारीकरण शायद नहीं होगा और इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि एंथनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के तूफानी दौरे पर और उन्होंने गाज़ा के अंदर एड पहुंचाने की बात जोर शोर से करनी शुरू कर दी है, यानी कि कहीं ना कहीं हमास के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है और इज़राइल को शह दी जा रही है। और ये भी हो सकता है कि सीज़ फायर का ऐलान हो और इजरायली जो बंधक हैं उनको रिहा किया जाए और उसके एवज में कुछ फिलिस्तीनियों को भी जो इजरायली जेलों में है, कहा जाता है कि तकरीबन 5,000 फिलिस्तीनी कैदी, 5 से 6,000 फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेलों में हैं, तो उनमें से कुछ को रिहा किया जा सकता है। आई डोंट नो, ये मेरा एक ऐसे ही क्यास है। तो ये सिचुएशन है और अब मेरे को नहीं लगता कि वो जो क्लेरिक्स हैं उन्होंने कहा कि भाई लेबनान को नहीं घुसना चाहिए, दैट मीन्स नॉर्थ से कोई हमले नहीं होंगे। और पिछले 24-48 घंटे में हम देखते हैं कि हूती रेबल्स की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वहाँ भी एक किस्म से ठंडा पड़ा हुआ है मामला। तो एक समय पर लग रहा था कि ये बहुत तेज़ी से एस्केलेट हो रहा है, बट मेरे को अब नहीं लग रहा है। एटलीस्ट आज की खबरों को देखते हुए नहीं लग रहा है। अब कल कैसे होगा ये डिपेंड करता है और आज की रात बमबारी क्या होगी, कैसे होगी, ये इसकी भी खबर कल सवेरे लगेगी तो उसको एनालाइज करेंगे। अभी इस समय वहाँ पर भीषण युद्ध चल रहा होगा, रात है और क्या वो 450 की तादाद को क्रॉस करेगा या उससे कम रहेगा, ये भी देखना कल दिलचस्प रहेगा। उससे लड़ाई को पढ़ने में एक सहूलियत मिलती है। बहरहाल तो ये था मेरा आज का गाज़ा की लड़ाई के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस, दैट इज़ आज के पिछले 24 घंटे के सिचुएशन के को लेकर। और आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।